चलिए, स्वागत है बच्चे आप लोगों का फिर से नए सेट में। और सेट नंबर 39 में देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। और ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ देख लीजिए बहुत सारे सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले देखिए सोडियम कार्बोनेट। बच्चे सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, याद रखना, इसमें अगर 10 अणु जल के डाल देते हैं, 10 अणु क्या डाल दीजिए, जल के, Na2CO3 N2 10H2O डाल दीजिए, तो इसको बोलते हैं धोवन सोडा। क्या बोलेंगे, धोवन सोडा कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, धोवन सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को धोवन सोडा कहेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ध्यान दीजिए बच्चे, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान देना है आपको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहेंगे, तो कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, तो बेकिंग सोडा कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, बेकिंग सोडा कहेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो बच्चे एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर बोलेगा कि नीला कशिश, नीला कशिश, नीला कशिश क्या होता है, तो नीला कशिश होता है, एकदम ध्यान में रखिए, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। अगर बोलेगा कि बताइए कि पोटास एलम का सूत्र क्या होता है, पोटास एलम, तो पोटास एलम क्या होगा, तो पोटास एलम होगा K2SO4, ठीक है, इंटू Al2SO4 होल 3, Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O होगा। और इसे हम क्या कहते हैं, तो बच्चे इसे हम कहते हैं फिटकरी। क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, तो आंसर क्या होगा, Na2CO3। और सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा एस भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहेंगे, सोडा एस भी कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा, सोडा की राख, सोडा एस कहते हैं, सोडा की राख कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देख लीजिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। देखिए मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ध्यान दीजिए बच्चे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं बता रहे हैं आपको। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, पहली बात क्या कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में क्या किया, तो बच्चे परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। परमाणु भार को आधार बनाया, परमाणु भार को आधार बनाया, और इसी के आधार पर उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया। मेंडलीफ ने क्या किया बच्चे, तो आपको 2-3 काम किया इन्होंने क्या किया, तो 2 तरह के सारणी बनाई। ये देखिए, क्षैतिज को कहा गया आवर्त, क्या कहे, आवर्त के। और दूसरा बनाया, ये देखिए हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल, इसको इन्होंने वर्ग कहा, इसको इन्होंने क्या कहा, वर्ग कहा। और इन्होंने, ठीक है, आपको आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त दिए, तो इन्होंने अपने आवर्त सारणी में, ठीक है, क्या दिया, तो बच्चे 7 आवर्त तो दिया ही दिया, 9 वर्ग भी रखा इन्होंने। और इन्होंने अपने आवर्त सारणी में बहुत सारे खाली स्थान छोड़ दिए थे जो नए तत्वों के आविष्कार को प्रभावित कर रहा था। ये इन्होंने कब प्रकाशित किया बच्चे, तो 1872 ईस्वी में मेंडलीफ ने इसे प्रकाशित किया जर्मन पत्रिका में। लेकिन दे दिया था मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी कब, 1869 में ही दे दिया था बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, 1869 में दिया, 1872 में ये प्रकाशित हुआ। एकदम याद रखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित है। मेंडलीफ ने 2 तरह की सारणी बनाई, पहला आवर्त, ठीक है, पहला क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, जिसको आवर्त कहा गया, दूसरा वर्ग, ठीक है, यानी आपको वर्टिकल हो गया। तो ये बातें याद रखिएगा तो मजा आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत हो रही है, तो ऊर्जा निकालें जूल में। तो आसान क्वेश्चन है बच्चे, कैसे, तो 5 दिनों में कितना खर्च हो रहा है, 100 इकाई, 100 इकाई, और 100 इकाई खर्च हो रहा है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि देखिए 1 यूनिट जो विद्युत खपत होता है, 1 यूनिट विद्युत खपत बराबर क्या होगा, तो 1 यूनिट विद्युत खपत बराबर होगा 1 किलो वाट आवर होगा। और 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। तो बेटा इसमें कर लेते हैं, 100 गुना कितना, तो आपको कुल विद्युत खपत कितना होगा, 100 गुना 3.6 × 10⁶ जूल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 3.6 × 10⁸ जूल हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर है, तो 3.6 × 10⁸ जूल। तो आंसर हो गया ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, 1 यूनिट विद्युत खपत को, 1 यूनिट विद्युत खपत को, 1 यूनिट विद्युत खपत को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत खपत को हम वॉट भी कहते हैं। वॉट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है, वॉट कहा जाता है, वॉट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, वॉट कहा जाता है। 1 यूनिट विद्युत खपत को क्या कहेंगे, वॉट कहेंगे। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
योनि की डैश की ओर जाती है, योनि डैश की ओर जाती है। तो बच्चे योनि जो है, योनि, ठीक है, आपको ये किधर की ओर जाएगा, तो आपको पता है कि निषेचन जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। आपको गर्भाशय में, ठीक है, भ्रूण जो है वो क्या होगा, उसका पोषण होता है। और योनि, जब भी योनि की बात करेंगे तो योनि गर्भाशय की ओर जाता है। योनि एक नली के समान रचना है जो बाहर से गर्भाशय की तरफ गमन करता है, यानी गर्भाशय की तरफ गमन करेगा। ध्यान में रखिएगा बच्चे, योनि जो है, योनि के द्वारा क्या होगा, तो योनि के द्वारा निषेचन, ठीक है, निषेचन में, ठीक है, योनि के द्वारा निषेचन के समय क्या होगा, तो निषेचन के समय, ठीक है, आपको शुक्राणु प्रवेश करता है। शुक्राणु का प्रवेश द्वार है ये, लेकिन आपको ध्यान में रखना प्रवेश द्वार है, लेकिन आपका, ठीक है, निषेचन कहां पर होगा, तो निषेचन कहां पर होता है, तो बच्चे निषेचन मैंने कई बार बताया है कि निषेचन जो होगा वो आपको निषेचन होगा फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में होगा, और फैलोपियन ट्यूब में होगा। और ये ध्यान में रखना है आपको, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भ्रूण जब बनता है, भ्रूण जब बनेगा तो ये कहाँ, ठीक है, स्थापित होगा, तो भ्रूण बनेगा तो ये गर्भाशय में जाकर के स्थापित होगा। और गर्भाशय में, ठीक है, यह माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ रहता है, किसके द्वारा, तो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ को क्या होगा, तो पोषण, बच्चों, तो भ्रूण को पोषण भी माँ करेगी, और भ्रूण का जो भी उत्सर्जी पदार्थ होगा यानी वो भी बाहर निकलेगा, किसके द्वारा, तो गर्भनाल के द्वारा, या प्लेसेंटा बोला जाता है इसको। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा, तो आसान क्वेश्चन है बच्चे। पृथ्वी पर वजन बोल रहा है, यानी भार बोल रहा है, भार W बराबर होता है क्या, m इंटू जी होता है। m का मान देखिए 20 केजी है, और g का मान आपको पता है बेटा कितना होता है, तो आपको 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो इसकी को बोलते हैं न्यूटन, यानी 200 न्यूटन हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी हम मार लेते हैं, क्योंकि ये देखिए 200 केजी द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है, 200 वाट यानी शक्ति का मात्रक है, 200 पास्कल है यानी दाब का मात्रक है। तो आंसर क्या होगा, तो आपको बल होगा, यानी आपको न्यूटन होगा। ध्यान में रखिएगा, भार को मापने के लिए हम लोग किस मात्रक का प्रयोग करते हैं, तो भार को मापने के लिए हम न्यूटन, याद रखिएगा न्यूटन इकाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन भार को मापने के लिए हम यंत्र की बात अगर करेगा तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस यानी कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई किसकी है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मंदता याद रखिएगा, मंदता मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, और रिटार्डेशन किसको कहते हैं, तो आपको पता होगा बच्चे, रिटार्डेशन का मतलब हो जाता है मंदन, और रिटार्डेशन का मतलब हो गया मंदन। और ध्यान में रखिएगा कि मंदन क्या होता है कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा, मंदन कहा जाता है। और ये याद रखना है आपको, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है। ऋणात्मक त्वरण का मतलब होता है a बराबर b माइनस यू बटा टी है, तो आपको v का मान कम हो गया, u का मान ज्यादा हो गया, यानी v यहाँ लेस देन u है, तो a का मान ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। और इसके लिए ग्राफ क्या होता है बेटा, तो वेग समय ग्राफ, ये देखिए ये क्या होगा, इस तरह का ग्राफ होगा, यानी v और t, ये देखिए समय रेखा की ओर गमन करेगा, तो निगेटिव एक्सिस की ओर गमन करता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी मंदता यानी रिटार्डेशन की, ठीक है, SI इकाई क्या होता है, तो बच्चे रिटार्डेशन की SI इकाई होता है, ध्यान में रखिएगा, रिटार्डेशन की SI इकाई होता है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान में रखना है आपको। चलिए जरा इसको देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक कम प्रतिक्रियाशील, ठीक है, प्रतिक्रिया करने वाला होता है। देखिए जितने भी, ठीक है, संतृप्त यौगिक होंगे वो कम क्रियाशील होगा, जितने भी संतृप्त यौगिक होते हैं वो कम क्रियाशील होता है। और संतृप्त यौगिक में क्या होगा, तो बच्चे इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथाइन, जिसका, ठीक है, परमाणु संख्या अधिक होगा। यहाँ देखिए, ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने एक कंसेप्ट दिया आपको कि देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कम क्रियाशील होगा, सबसे अधिक क्रियाशील डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मैंने कहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होगा, ये मैंने एक कंसेप्ट दिया आपको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील, यानी एल्केन जो है कम क्रियाशील होगा। और एल्केन में कौन कम क्रियाशील होगा, तो जिसका परमाणु भार अधिक होगा, ठीक है, जिसका परमाणु भार क्या होता है, अधिक होता है। याद रखिए बच्चे, परमाणु भार, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिसका परमाणु भार क्या होगा, अधिक होगा, वो क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। एकदम ध्यान में रखिए, एक कंसेप्ट दिया मैंने। इथेन C2H6 है, हाँ, ये देखिए ये एल्केन है बच्चे। प्रोपेन C3H8 है,
और मीथेन CH4 है, और इथाइन है बेटा, क्या है ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ट्रिपल बॉन्ड है यानी C2H2 है। इथाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एसिटिलीन भी कहते हैं बच्चे, इथाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन भी कहा जाता है। तो आप बताइए, ठीक है इथाइन तो ज्यादा क्रियाशील हो गया, एल्केन ग्रुप वाले सदस्य, एल्केन ग्रुप में हमको देखना है कि किसका परमाणु भार यहाँ अधिक होता है, तो प्रोपेन का परमाणु भार अधिक होता है, जिसके कारण यह जो है ना इसका ये क्या होगा, कम प्रतिक्रियाशील होगा। मैंने क्या दिया कंसेप्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होता है, उसमें भी मैंने बताया कि जिसका परमाणु भार अधिक होगा वो कम क्रियाशील होगा, जबकि यहाँ जो है आपको सबसे अधिक क्रियाशील इथाइन, उसके बाद कौन होगा, मीथेन होगा, इथेन होगा, तब जाके प्रोपेन होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। आपको पता है कुरकुरे के पैकेट में किसका प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन किसी भी खाद्य पदार्थ को खराब करता है बच्चे, किसी भी खाद्य पदार्थ को या किसी भी भोजन को खराब करने का, खाद्य पदार्थ को खराब करने का काम कौन करेगा, खाद्य पदार्थ को खराब करने का काम करता है, खराब करता है कौन करता है, तो खराब करता है आपको ऑक्सीजन। यहाँ देखिए क्लोरीन, क्लोरीन जो है हेलोजन है बच्चे, क्या है, हेलोजन है, हेलोजन है। नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन बहुत सारी चीजों में काम आता है, कैसे बच्चे, तो सबसे पहले यह ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करता है, यह ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को घटाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्रियाशीलता घटाता है। इट डिक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपको यह क्रायोजेनिक्स में भी यूज होता है। क्रायोजेनिक्स बच्चे निम्न ताप की उत्पन्न करने में यूज होगा, क्योंकि -196 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रवित होता है। इसका उपयोग करके शराब को अति ठंडा किया जा सकता है, और ठीक है हम लोग क्या करते हैं, तो शल्य क्रिया में इसका उपयोग करते हैं, यानी आपको किसी प्रकार का सर्जरी किया जाएगा उसमें इसका उपयोग करेंगे, या बहुत सारे कामों में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ध्यान में रखिएगा। और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग होता है, ध्यान में रखिएगा बच्चे, प्रोटीन निर्माण में। किसमें, प्रोटीन निर्माण में। कुरकुरे के पैकेट में भी खाद्य पदार्थ के संरक्षण में इसी का उपयोग करते हैं, प्रोटीन के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है बच्चे, निर्माण में होता है। किसका उपयोग, तो आपको ठीक है किसका, तो नाइट्रोजन का उपयोग होगा। यहाँ देख लीजिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, बोल रहा है। देखिए वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, तो वस्तु पर किया गया कार्य आपको निर्भर करेगा, किया गया कार्य निर्भर करता है किस पर, तो W बराबर होता है F.S, F.S होता है, F.S होगा, बहुत अच्छी बात है, यानी FS cos थीटा होगा। तो आपको कार्य निर्भर करेगा कितना फैक्टर पर, कार्य निर्भर करता है बच्चे, कार्य निर्भर करेगा, सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया, बल पर। किस पर निर्भर करेगा, बल पर निर्भर करता है। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, तो विस्थापन पर निर्भर करेगा। तीसरा फैक्टर हो गया क्या, तो बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करेगा, यानी थीटा पर निर्भर करेगा। ये देखिए 3 फैक्टर है जिस पर आपको कार्य निर्भर करता है, बल पर, विस्थापन पर, और बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करेगा। तो देखिए आरोपित बल पर निर्भर करेगा, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करेगा, ठीक है, विस्थापन निर्भर करेगा, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान से यह स्वतंत्र होता है। अब देखिए क्या होगा बच्चे, W बराबर FS cos थीटा, तो मैक्सिमम कार्य कब होगा, तो मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, तो मैक्सिमम वर्क डन होगा जब थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो कार्य W बराबर क्या होगा, 0, कार्य W बराबर FS हो जाएगा, क्या होगा, FS हो जाएगा, महत्तम कार्य होगा। और यहाँ देखिए मिनिमम कार्य कब होगा, तो बच्चे मिनिमम कार्य होगा जब थीटा का मान क्या होगा, मिनिमम कार्य होगा जब थीटा का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो कार्य W बराबर क्या होता है, -FS होता है। -FS का मतलब हुआ कि बल लगाने के विपरीत दिशा में कार्य होता है। जैसे घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो आपको ऋणात्मक होता है। अब देखिए ठीक है, आपको याद रखना है थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो कार्य W बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भविष्य में रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी थी। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। सबसे पहले आपको पता होगा हेनरिक रुडोल्फ हर्ज ने ही, ठीक, हेनरिक रुडोल्फ हर्ज ने ही किसका खोज किया था बच्चे, तो इन्होंने ठीक है आपको तरंग यानी सूक्ष्म तरंग की खोज की थी, सूक्ष्म तरंग की खोज की थी, और इसी के द्वारा इनका नींव रखा गया। सूक्ष्म तरंग की खोज की थी बच्चे, सूक्ष्म तरंग की खोज किसने की, तो आपको ठीक है रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी, तो आपको रखा किसने, हेनरिक रुडोल्फ हर्ज ने रखा था, क्योंकि इसने सूक्ष्म तरंग की खोज की थी। यानी सूक्ष्म तरंग खोजा गया तभी जाकर के आपको क्या होगा, विकसित हुआ ये सब चीज। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया, ध्यान रखिए बच्चे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और माइकल फैराडे, इन्होंने क्या किया, तो बच्चे रासायनिक
विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव इन्होंने बताया था। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के बारे में किसने बताया? तो बच्चे बताया था किसने? तो माइकल फैराडे ने बताया था रासायनिक प्रभाव के बारे में। और विद्युत, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में इन्होंने ही बताया था, ध्यान में रखिएगा। और ठीक है, जोसेफ जॉन थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, यानी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ध्यान में रखिएगा। खोज की, किसकी खोज? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो ध्यान में रखिएगा। हेनरिक रुडोल्फ हर्ज, हेनरिक रुडोल्फ हर्ज, हेनरिक रुडोल्फ हर्ज, एकदम याद रखिए। भविष्य में रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ, इसकी नींव रखी गई थी इन लोगों के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई बात नहीं। CO2, बच्चे CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अच्छा गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये पृथ्वी को गर्म करता है, डाई ऑक्साइड है, पृथ्वी को गर्म करेगा। और दूसरी बात क्या कि यह, ठीक है, यह जो है पृथ्वी को गर्म करेगा, ग्रीन हाउस गैस है, पृथ्वी को गर्म करता है, एकदम ध्यान में रखिए, पृथ्वी को गर्म करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि यह GHG है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और शुष्क अवस्था में, शुष्क अवस्था में ये जो है, अगर इसको ठोस में बदल दिए, ठोस में बदल दिए तो इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। ठोस में बदल दिए तो क्या बना कहलाएगा? शुष्क बर्फ कहलाता है। यानी ठीक है, आपको जो आपका CO2 है ठोस अवस्था में, ठीक है, सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो अब देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है। ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, सही है। ठोस CO2 सीधे तरल में बदल जाता है, एकदम सही है बच्चे। ये देखिए सीधे तरल में नहीं, ठीक है, ठोस CO2 सीधे तरल नहीं बच्चे, ये गैस में बदल जाता है, ये गड़बड़ है। क्योंकि ठोस CO2 का आप ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं, ठोस CO2 का आप क्या कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं, ये गलत हो गया। यानी ठोस CO2 सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में बदलेगा। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। यानी आपका सही है 1 और 3, तो 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। याद रखिए बच्चे, ठोस CO2 का क्या होता है? ठोस CO2 का क्या होगा? तो बच्चे ठोस CO2 का ऊर्ध्वपातन हो सकता है, ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन होगा। तो ऊर्ध्वपातन होगा तो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है तो क्या हो जाएगा? तो ये आपको क्या किस में बदल जाएगा? तो बच्चे ये बदल जाएगा, ठीक है, CO2 है तो ये गैस में बदल जाएगा। सीधे ठोस में है, सॉलिड में है, गैस में बदल जाएगा, याद रखना है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैस से ठोस में और ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। निक्षेपण होता है बच्चे, क्या होगा? निक्षेपण हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। ऊर्ध्वपातन यानी यहाँ पर व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन हो गया, व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन हो गया। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देखते हैं, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? बच्चे किसकी किसकी इकाई नहीं होती, जरा देख लीजिए, ठीक है। इकाई नहीं होती है, किसकी इकाई नहीं होती? इकाई नहीं होती है। तो सबसे पहले इकाई नहीं होती है किसका किसका? तो बच्चे सबसे पहले आ गया अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक, ठीक, अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई इकाई नहीं होता। फिर देखिए आवर्धन क्षमता का कोई इकाई नहीं होता, आवर्धन क्षमता की कोई इकाई नहीं होती है। फिर देखिए आपको विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, विकृति, ठीक है, विकृति का स्ट्रेन का कोई इकाई नहीं होगा। फिर देखिए, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि विकृति की कोई इकाई नहीं होगी। फिर देखिए, ठीक है, आपको एक और लेते हैं हम लोग, जैसे आप ले लीजिए, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, तो ये दूरी प्रवणता का भी कोई, दूरी प्रवणता का भी या विस्थापन प्रवणता का भी कोई मात्रक नहीं होता या कोई इकाई नहीं होती। यहाँ देखिए फोकल लंबाई, फोकल लंबाई को मीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है, डायोप्टर में मापते हैं लेंस की शक्ति को डायोप्टर में। और डायोप्टर क्या होता है? पर मीटर होता है। और पी बराबर क्या होता है? तो पावर बराबर 1/4 फोकल लेंथ होता है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होगा, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होगा, घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो बच्चे द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है, ये बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, याद रखना। इन्होंने, ठीक है, आपको क्या दिया था? एक सिद्धांत दिया था जो E बराबर mc², बच्चे E बराबर mc² दिया गया था इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। और इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? तो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत, मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी बोलते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता
सिद्धांत कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत कहते हैं। चार्ल्स ने अपना नियम दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है। बॉयल ने भी नियम दिया था। बॉयल साहब ने क्या कहा कि देखिए, अगर ठीक है, अगर आपको क्या हो जाए, ताप नियत हो जाए, ताप नियत, क्या नियत, तापमान नियत हो जाए, तापमान नियत हो जाए तो क्या होता है? तो बच्चे, तापमान अगर नियत हो जाएगा तो ध्यान में रखिएगा कि किसी गैस का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी गैस का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया? तो बॉयल साहब ने बताया था। जोसेफ प्रोस्ट ने ठीक है आपको किसका सिद्धांत दिया था? तो बच्चे, गुणता का सिद्धांत दिया था। गुणता का सिद्धांत दिया था, यानी अभिक्रिया में निश्चित अनुपात में ही कोई भी तत्व आपस में अभिक्रिया करके यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम इन्होंने दिया था। किसने बच्चे? तो आपको प्रोस्ट ने दिया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वह विकल्प चुनिए जो तंत्र में, बच्चे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि देखिए, तो लाल रक्त संवहनीय संयोजी उत्तक है। लाल रक्त, ये देखिए, मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। ये सही है बच्चे। आरबीसी का जीवन काल कितना होगा? तो एकदम याद रखना है, आरबीसी का जीवन काल हो जाएगा कहां से कहां तक, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये हो जाएगा 115 से 120 दिन। ये सही है। यहाँ देखिए, आपको पता है रक्त क्या है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रक्त संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, ध्यान में रखिएगा, संयोजी उत्तक है। ठीक है, रक्त शरीर का कितना भाग होता है? तो 7 से 8% होता है शरीर का भार का। शरीर का भार याद रखना बच्चे, शरीर का भार का कितना होगा? तो शरीर के भार का 7 से 8% होता है। ठीक है, फिर देखिए, रक्त आपको याद रखना बच्चे, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, रक्त आपके शरीर में कितना? तो 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। 5 से 6 लीटर होगा। ठीक है, 5 से 6 लीटर होगा। ये 6.8 दिया हुआ है, तो 5 से 6 ही करिए। ठीक है, आपको ये 8 गड़बड़ है, तो लगभग 6 लीटर के आसपास रक्त होता है। और ठीक है, आपको ये रक्त मुख्य रूप से, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होगा। रक्त का पीएच मान क्या होगा? 7.4 होता है। रक्त हल्का सा क्षारीय होता है। तो अब इस क्वेश्चन पे आइए, यहाँ देखिए, यह शरीर के वजन का लगभग 1 से 7 गलत बात है। शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 लीटर रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर पाया जाता है, मान लेते हैं। रक्त लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है, तो ये भी सही है बच्चे। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 दिन होता है, तो ये गलत कौन हो गया? तो आपको डी नंबर हो गया। गलत कौन हो गया? तो डी नंबर हो गया। यानी शरीर के वजन का लगभग कितना होगा? तो आपको ठीक है 7 से 8 ठीक है प्रतिशत भाग होगा। कौन? तो आपको रक्त होगा। तो रक्त ठीक है, रक्त जो है लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है, एकदम सही है बच्चे, क्योंकि रक्त का कलर कैसा होगा? तो लाल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। ठीक है, मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्र सेट कितना होता है? कौन कौन होता है बच्चे? तो यौन गुणसूत्र सेट की बात कर रहा है। तो ये देखिए, पुरुष में क्या होगा? तो आपको पता है कुल मनुष्य में कितना? 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होगा। और इस गुणसूत्र में क्या होगा? तो पुरुष में ध्यान में रखिएगा 22 जोड़ा और प्लस क्या हो गया? एक्स वाई हो गया। और 22 जोड़ा महिलाओं में होता है। महिला में क्या होगा? 22 जोड़ा होगा। ध्यान में रखिएगा 22, ये जोड़े में होगा बेटा, जोड़ा में। ठीक है, तो ध्यान में रखिए 22 जोड़ा और प्लस क्या होगा? तो XX हो जाएगा महिलाओं में, और बच्चे XX हो जाएगा, XX हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। और जब पूछेगा कि क्या जी, ठीक है, आपका जो ओभा होता है, ओभा ठीक है, एकल सूत्रीय है या द्विसूत्रीय है? तो बच्चे ये एकल सूत्रीय है, या तो 22 प्लस एक्स ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर स्पर्म की बात करेंगे तो स्पर्म जो है वो क्या होगा? 22 प्लस, ठीक है, या तो एक्स होगा या क्या होगा? 22 प्लस या 22 प्लस वाई होगा। ठीक है, आपको पता है कई बार मैंने ये प्रश्न इस तरह के बताए हैं। तो मनुष्य में महिलाओं में क्या होगा? XX गुणसूत्र होता है, XX गुणसूत्र होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में किस उत्पाद को X से दर्शाया जाता है? तो बच्चे यहाँ देख लीजिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको चूना पत्थर या संगमरमर कहा जाता है। क्या कहते हैं? चूना पत्थर या संगमरमर कहते हैं, या क्या कहेंगे? संगमरमर कहते हैं। और ये संगमरमर कहते हैं। और ये जो है आपको ध्यान में रखिएगा, संगमरमर कहते हैं। और ये आपको किसका महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चे? तो यह सीमेंट उद्योग का महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल है बच्चे। और ये देखिए, जब हम CaCO3 को गर्म करेंगे तो ये CO, ये देखिए, यही चूना आपको सीमेंट उद्योग को दिया जाता है, सीमेंट उद्योग को दिया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड
ठीक है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है बच्चे तो क्विक लाइम बोलते हैं इसको, क्विक लाइम कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है, यानी बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और जब इसको गर्म करेंगे CaCO3 को तो क्या हो जाएगा, तो CaO अब प्लस क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, CaO प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा, तो CO2 बाहर निकल जाता है। यहाँ X क्या है तो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड है, X क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह किस आवर्त में है बच्चे, तो आपको पता है, मैंने कई बार बताया है कि ये देखिए कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, तो कैल्शियम हो गया बेटा 2 8 2 8 8 और क्या है 2 है। तो कक्षा संख्या देखिए कितनी है, 4 है। कक्षा संख्या जितना होगा, कक्षा संख्या उतना ही क्या होगा, आवर्त होगा। कक्षा संख्या बराबर क्या होगा, आवर्त हो गया। देखिए कक्षा संख्या कितना है तो बच्चे 4 कक्षा संख्या है, तो आवर्त कितना होगा, तो 4 कक्षा संख्या है तो आवर्त भी 4 होगा। आंसर हो जाएगा 4 बच्चे, 4 चौथे आवर्तन का यह तत्व होगा। और वर्ग क्या होगा, तो वर्ग आपको पता है, ये मैंने बताया था कि वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, 1s2, फिर देखिए 2s2, फिर देखिए 2p6, फिर देखिए 3s2, फिर देखिए 3p6 और अंत में क्या हो गया, 4s2 हो गया। 4s2 है तो s ब्लॉक एलिमेंट है, तो s ब्लॉक एलिमेंट अगर है तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है, तो आपको क्या होगा, द्वितीय वर्ग का, सेकेंड वर्ग का तत्व हो गया, सेकेंड वर्ग का तत्व हो गया। तो एकदम याद रखिएगा किस वर्ग का तत्व होगा, किस आवर्त का तत्व होगा। तो आसान है निकालना, बहुत आसान है निकालना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां देखिए डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो यहां पर कौन नहीं करेगा, तो कॉपर, हमको लगता है कॉपर जो है वो आसानी से जल मिश्रित HCl से अभिक्रिया नहीं करेगा। कॉपर जल मिश्रित HCl से अभिक्रिया नहीं करेगा, ये सांद्र HCl से अभिक्रिया करेगा बच्चे। क्यों, क्योंकि सबसे क्रियाशील धातु कौन, पोटेशियम, के, उसके बाद ना, उसके बाद के ना का, मग हो गया, अल हो गया, जन हो गया, फे हो गया, पब हो गया, एच हो गया और कु, उसके बाद हज, उसके बाद अज और क्या औ हो गया। तो बच्चे ये जो है ये यहाँ से यहाँ जो है ये ठीक अक्रियाशील धातु की श्रेणी में आता है बच्चे, ठीक है, अक्रियाशील धातु की श्रेणी में आता है। और ये जल्दी ठीक अक्रियाशील धातु की श्रेणी में आएगा और ये जल्दी अभिक्रिया, अक्रियाशील धातु आता है और ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, यह अभिक्रिया नहीं करेगा, यह सामान्य रूप से अभिक्रिया नहीं करता, सामान्य रूप से क्या करेगा, अभिक्रिया नहीं करता। ध्यान में रखिएगा, सामान्य रूप से अभिक्रिया नहीं करता है, एकदम याद रखना बच्चे, अभिक्रिया नहीं करता है। कौन, तो अभिक्रिया नहीं करता है, कौन नहीं करेगा, तो कु हज अज ओ, यानी कॉपर, मरकरी, ठीक है, Ag Au ये सब नहीं करेगा। यहाँ देखिए, ठीक है, एल्युमिनियम ये क्रियाशील धातु है, इस पर ठीक है तनु HCl भी अभिक्रिया करेगा और ठीक है एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। जिंक भी यही काम करेगा बच्चे, जिंक क्लोराइड और क्या निकलेगा, बाहर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्योंकि आपको पता है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो ये कौन सा क्या निकालेगा, तो बच्चे लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कारम के मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं तब बनाते हैं। बच्चे जैसे ही ठीक है मेरिस्टेमेटिक उत्तक अपनी ठीक है विशेष भूमिका मतलब ये वृद्धि करता है, हमेशा उसमें सेल डिवीजन होता रहता है और हमेशा नए नए प्रकार के ठीक है उत्तकों का निर्माण करता रहता है। लेकिन जैसे ही उसके विभाजन करने की क्षमता समाप्त होगी तो ये अस्थायी उत्तक का निर्माण कर लेता है। कौन सा उत्तक बनाएगा, अस्थायी उत्तक का निर्माण कर लेता है और ये अस्थायी उत्तक बाद में चेंज होकर के क्या बन जाता है, स्क्लेरन कायमा, क्या बन जाएगा, स्क्लेरन कायमा का निर्माण कर लेता है। तो ये ध्यान में रखिएगा और ये जटिल होता है, दृढ़ होगा और क्या होगा, जटिल उत्तक होगा, दृढ़ होगा और क्या होगा, जटिल उत्तक होता है। तो ये बातें आपको बार बार ठीक है पूछेगा और आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ देखिए आरबीसी आपको क्या है, ऑक्सीजन ढोने का काम करता है, ऑक्सीजन ढोता है बच्चे, ऑक्सीजन ढोता है कौन, तो आपको आरबीसी ढोएगा ऑक्सीजन। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, डैश की एसआई इकाई एम्पियर होती है। बच्चे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम्ब, क्या होगा, कूलॉम्ब होगा, कूलॉम्ब होगा, कूलॉम्ब होगा। और आपको पता है एक कूलॉम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी यदि
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है तो 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है। विभवांतर क्या होता है? तो विभवांतर क्या होगा? जूल पर कूलम्ब होता है, जूल पर कूलम्ब, और इसे वोल्ट कहा जाता है। जूल पर कूलम्ब को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। कूलम्ब पर सेकेंड होता है ये, और ये एम्पियर हो जाएगा। ये क्या होगा? एम्पियर होगा। प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट पर एम्पियर होगा, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा बेटा। और इसी को क्या कहते हैं? वोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। तो वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहेंगे? तो ओम कहते हैं। तो डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या हुआ? एम्पियर होगा। और विद्युत धारा के परिमाण को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो एमीटर का प्रयोग करते हैं, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं बच्चे। तो ठीक है, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ये पैरेन्काइमा होता है। क्या होता है बच्चे? पैरेन्काइमा होगा। पैरेन्काइमा में क्या होगा? मैंने कल भी बताया था। ये देखिए, ठीक है, अंतर्वेशीय स्थान पाया जाता है, अंतर्वेशीय स्थान पाया जाएगा, अंतर्वेशीय स्थान पाया जाएगा। और वे इसमें विशेष कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति भी होगी, कोशिका भित्ति अधिक मात्रा में होती है। कोशिका भित्ति क्या होगा? अधिक से अधिक होगा बच्चे। और ये क्या करेगा? तो ये आपको याद रखना है, स्पंजी होता है। क्या होता है? स्पंजी होता है। और इसमें काफी अधिक स्थान होता है, अंतर्वेशीय स्थान। कोलेनकाइमा ये लचीला होता है। क्या होगा? लचीला होगा, लचीला होता है। और बच्चे स्क्लेरनकाइमा ये दृढ़ होता है, दृढ़ और मृत होगा, दृढ़ और मृत होगा। और ट्रैकिट्स ये किस में पाया जाता है? तो जालम में पाया जाता है। जालम में क्या पाया जाएगा? तो ट्रैकिट्स पाया जाता है। जालम में क्या पाया जाता है? तो ट्रैकिट्स पाया जाता है। तो जालम में जनरली जालम में क्या पाया जाएगा? ट्रैकिट्स, जालम वेसल्स, जालम पैरेन्काइमा, इतनी चीजें पाई जाती हैं। जालम जो है अस्थाई, ठीक है, जटिल, ठीक है, पादप उत्तक है। और यह क्या करता है? जल का प्रवाह करने में सहायक होता है। चलिए ध्यान में रखिएगा। देखिए, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो बच्चे ओम का नियम जो है, ओम का नियम मैं बार बार बताता हूं कि देखिए, विभवांतर किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। और यहां से निकाल लीजिए, V बराबर क्या हुआ? RI हो गया। और R यहां क्या है? प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध है। और ये क्या होता है? तो वोल्ट पर एम्पियर होगा। क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर होगा। और इसे ओम कहा जाता है। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओम कहते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि यह किसके बीच संबंध देगा? तो विभवांतर और आवेश गलत बात है, विद्युत धारा और विद्युत आवेश गलत बात है। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध बताता है, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में यह संबंध बताता है। तो ये ध्यान में रखिए, अच्छे से पढ़िए और लगातार जुड़े हुए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।